Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are going to continue BAGC 105 Block 1 Unit 3 All My Sons a Detailed Study. This is the second part of this unit. So here we have our topics, and as we know we have already covered these two topics in our previous session. Today we are going to cover these three topics in this session. सो हमारा थर्ड टॉपिक है आइडियलिज्म एज थीम। तो अब ये जो हमारा थीम है ये आइडियलिज्म के बारे में है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि क्रिस और जो हमारे प्रोटैगोनिस्ट हैं जो कलर उनके आइडियोलॉजी में कितने डिफरेंसेस है। तो आप सीधा सीधा अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो वहां आपको पता चला होगा कि जो क्रिस है और जो केलर है वो टोटली अपोजिट थे, दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल अपोजिट थी। अब हम लोग रीड करते हैं। नाउ क्रिस हैज एन आइडियलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड। ही फील्स गिल्टी इन इवन वांटिंग टू मैरी एंड सेटलिंग डाउन टू लीड अ ब्लिसफुल एंड कंफर्टेबल लाइफ व्हाइल ऑल द मेन अंडर हिज कमांड हैव बीन किल्ड इन द कोर्स ऑफ वॉर। तो देखो क्रिस जो वॉर में गया था तो ये अकेला बचकर आया था, बाकी इसके जो साथ में थे, जो इसके अंडर काम कर रहे थे, वो सबकी डेथ हो चुकी थी, वो सब मारे जा चुके थे या कह सकते हैं शहीद हो गए थे। ये अकेला बचा था। तो यहाँ पे भी इसको जब वो एन के साथ मैरी करने वाला होता है, जब वो डिसाइड करता है तो वो तो एक हैप्पी होता है, बट एक तरह का उसे एक गिल्ट फील होता है दैट कि यहाँ पे एक वो कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, जहाँ पे जो लोग थे, जो मैन थे, जो सोल्जर्स थे, वो लोग जो उसके अंदर काम कर रहे थे, उसके कमांड में थे, वो सब वॉर में मारे जा चुके हैं। क्रिस फील्स गिल्टी ऑफ हैविंग सर्वाइव्ड द वॉर व्हाइल द अदर सोल्जर्स डाइड। क्रिस क्या था, क्रिस को बहुत ही गिल्टी फील हो रही थी कि वो जो है वॉर में बच गया और बाकी सोल्जर्स मर गए। He tries to console himself by thinking that the soldiers under his command were sacrificing their lives for a noble cause. तो यहाँ पे वो खुद को कंसोल कर रहा होता है कि जो सोल्जर्स थे उसके कमांड में, जो उसके अंडर काम कर रहे थे, उन सब का जो लाइफ है वो एक नोबल कॉज की वजह से गया है। इन हिज ओपिनियन बाय गिविंग अप देयर लाइव्स दीस सोल्जर्स वर हेल्पिंग इन चेंजिंग द वर्ल्ड इनटू अ बेटर प्लेस। उसके ओपिनियन में क्या था कि अपनी लाइफ को गिव अप करके, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके इन सोल्जर्स जो है वो हेल्प कर रहे हैं वर्ल्ड में चेंज लाने के लिए, वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए। बट when the war ended and Lai came back home, he saw to his shock that nothing had changed in the world around him. अब जब वो वॉर से वापस आया तो वो देखता है कि इस दुनिया में तो कुछ बदला ही नहीं है। लोग जो है अपने अपने लिए जी रहे हैं, मतलब यहाँ पे कहते हो ना कि सेल्फिश पर्सन है, तो सब लोग यहाँ पे सेल्फिश है, वो देखता है ये सारी चीजें, तो उससे काफी बुरा फील होता है। क्रिस आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी इन्फ्लुएंसेस जिम बेलिस। अब ये जो क्रिस का पर्सनालिटी होता है इस तरह का, ये जिम बेलिस जो उसका नेबर होता है उसको काफी इन्फ्लुएंस करता है, और वो अपना मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ना चाहता है। वो भी बिल्कुल होता है ना कि अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहता है। द आइडिया ऑफ मेडिकल रिसर्च अपसेट्स हिज वाइफ। उसकी वाइफ को जो है वो चीज जो है कि क्रिस के आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी से जो जिम बेलिस है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, उस पर असर हो रहा है, और वो भी कुछ इस टाइप का करना चाहता है। तो ये स्यू जो है उसे अच्छा नहीं लगता, ये वो उसको अपसेट कर देता है, और वो क्रिस को एक्यूज करती है कि वो उसके हस्बैंड को जो है मिसलीड कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा चीज भर रहा है, ठीक है, रॉन्ग नोशंस भर रहा है। Medical research had given immense satisfaction to Jim, making that particular period of his life much happier. But he had to discontinue with his research to please his wife. But वो किस तरह से अपने जो सोसाइटी है, अपने देश के लिए क्या करना चाहता है, वो एक मेडिकल रिसर्च करना चाहता है, बट वो नहीं कर पाता, करना पड़ता है उसे, बिकॉज वो अपनी वाइफ सू को जो है हैप्पी करना चाहता है। फॉर हूम मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स मैटर्ड मोर। जिसके लिए, उसकी वाइफ के लिए क्या था, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट ज्यादा मैटर करता था। अब क्रिस जो है, क्रिस ये आइडियलिस्टिक क्वालिटी जो होता है इसका, इट compel his father to realize the enormity enormity of his crime ऑफ किलिंग 21 पायलट। तो आप लास्ट में देखते हैं जब वो अपने फादर को बोलते हैं कि आपने तो अपने देश के साथ ही धोखा दिया, आपके वो सोल्जर्स आपके बेटे जैसे थे, आपके बेटे थे। तो ये चीज जो है उसके फादर को भी अफेक्ट करता है। यानी कि आप देख रहे हो कि जो क्रिस का
और उसके फादर का आइडियोलॉजी है वो यहाँ क्लैश कर रहा होता है, और क्रिश का आइडियोलॉजी उसके फादर पे भारी पड़ता है। जो केलर इज फोर्स्ड बाय क्रिस आइडियलिज्म टू रियलाइज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने कहा जैसे कि क्रिस का जो आइडियोलॉजी है वो केलर पे भारी पड़ रहा होता है, जो केलर पे उसको उसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइज करवाता है क्रिस। इन रिजल्ट ही किल्स हिमसेल्फ, और रिजल्ट में इन द कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि वो खुद को मार लेता है एज अ पनिशमेंट। जैसा क्राइम उसने किया है, 21 पायलट्स की जान उसके वजह से गई, क्योंकि उसने जानबूझकर, वो जानता था कि वो अच्छा नहीं होगा एयरक्राफ्ट के लिए, बट फिर भी वो डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स जो है वो आर्मी को सप्लाई कर देता है। तो ये चीज जानते हुए भी उसने ये क्राइम किया, तो उसका वो खुद को पनिशमेंट देता है खुद को मार कर, क्योंकि उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। हमारा नेक्स्ट थीम है फादर सन रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पे हम लोग फादर और सन यानी क्रिस और उसके फादर जो केलर, जो हमारे प्रोटेगोनिस्ट है, उनके रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि जो हमारा चैप्टर है, ये जो ब्लॉक है, इसमें बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है। तो ये क्या होगा, आप अपने आंसर को आप कहीं से भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आप जैसे स्टोरी है, आपने अच्छे से एक्ट पढ़ लिया, तो आपको ये सारे थीम को बस एक बार रीड करना होगा, बस दैट्स इट, इतना इनफ होगा, और आप खुद से अपने आंसर को लिख पाओगे और इलेबोरेट भी कर पाओगे। तो नाउ लेट्स focus on this. Another minor theme interwoven with the main theme in the play All My Sons is father son relationship. अब दूसरा थीम जो है यहाँ पे, जो मेन थीम के साथ जुड़ता है, वो है फादर सन रिलेशनशिप वाला थीम। अब क्रिस हैज अ हाई ओपिनियन ऑफ हिज फादर जो किलर। अब क्रिस, जैसे मैंने पहले से ही मैं बोलते आ रही हूँ पिछले सेशन से ही, कि जो हमारा क्रिस है वो अपने फादर यानी जो कलर, जो हमारा प्रोटेगोनिस्ट है, उसको एक आइडियल फादर मानता है। He considers him as an infallible father figure, as I told you. He is very close to him and has complete trust in him. और जो क्रिस है वो अपने फादर से काफी क्लोज है और वो अपने फादर पे बहुत ट्रस्ट करता है। कैलर जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है जिस जिसे जो क्रिस है वो अपने मैरिज के बारे में, मतलब वो एन से शादी करना चाहता है, इस बारे में बताता है। Chris convinces his father to support him in the fight that involves Kate. अब क्रिस जो अपने फादर को सपोर्ट भी कर, आई एम से कन्विंस कर लेता है कि वो उसे सपोर्ट करे अपने जो मदर, जो उनकी क्रिस की जो मदर है केट, उसको ये बताने के लिए कि लैरी जो है मर चुका है और अब वो मतलब जो क्रिस है वो एन से शादी करना चाहता है। तो वो चाहता है कि केलर उसकी हेल्प करे केट से बात करने में इस बारे में। केलर इज अ फ्रेंड मोर देन अ फ्रेंड टू क्रिस। अब केलर जो है यहाँ पे क्रिस के लिए फादर से ज्यादा एक फ्रेंड होता है। गिविंग हिम फ्रेंडली एडवाइस, केलर सेज दैट। अब यहाँ पे केलर जब क्रिस बात करता है इस बारे में कि मैं एन से शादी करने का प्लान कर रहा हूँ और आपको मदर को जो है समझाना पड़ेगा कि अब लैरी जो इस दुनिया में नहीं है, तो अब मैं जो एन है, अब एन कौन थी, वो लैरी की फियांसे थी। तो अगर केट के लिए लैरी जिंदा है तो एन तो लैरी की फियांसे अभी भी है, तो वो क्रिस से कैसे शादी कर सकती है। तो क्रिस ये चाहता है कि उसके फादर केट से बात करे, केट केलर से, और उसने बताया कि अब जो लैरी है वो इस दुनिया में नहीं है, ही इज डेड। तो अब क्रिस और एन की शादी होने दे। तो यहाँ पे केलर एडवाइस करता है क्रिस को कि क्रिस शुड फर्स्ट टेक एन्स ओपिनियन, उसे एन की ओपिनियन लेनी चाहिए इस मैरिज के बारे में। Conferring with him, Chris says that from the letters he had been receiving from Anne, he is। अब देखो, जब वो कहता है ऐसा केलर कि जब तुम एन से पहले पूछ लो तब तुम्हारी मदर से बात करेंगे, तो क्रिस बोलता है कि मैंने जो, हम लोग 2 साल से एक दूसरे को लेटर्स भेज रहे हैं मैं और एन, तो इससे मुझे ये पता चला है कि जो एन है वो लैरी को भूल चुकी है पूरी तरह से। Chris expects him to take his side if his mother refuses to allow the marriage। अब क्रिस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो केलर जो है वो उसका साइड ले, यानी कि क्रिस का साइड ले, और एन से शादी करने के लिए, मतलब क्रिस और एन की शादी के लिए जो केलर मान जाए। अगर उसकी मदर रिफ्यूज भी करती है तो एटलीस्ट उसके फादर तो उसके साथ होंगे ना। थ्रेटनिंग टू लीव द हाउस एंड लिव समवेयर। अब देखो यहाँ पे वो डरा रहा होता है कि, धमका रहा होता है कि अगर अगर मेरी और इनकी शादी नहीं होने होगी तो वो घर छोड़ के चला जाएगा और कहीं और रहेगा।
अब केलर इस बात से शॉक्ड होता है कि क्रिस जो है वो घर छोड़ देगा, तो वो काफी परेशान होता है। ही इज वरीड अबाउट देयर फैमिली बिजनेस। अब वो अपनी फैमिली बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है जो केलर की, अरे एक तो लैरी ऑलरेडी मर चुका है, और क्रिस भी अगर चला जाएगा, अगर उसकी शादी एंड से नहीं हुई तो क्रिस तो घर छोड़ के चला जाएगा, उसका फैमिली बिजनेस कौन संभालेगा। ही हैड बिल्ड फॉर क्रिस। अब ये जो फैमिली बिजनेस है उसने अपने क्रिस के लिए ही बिल्ड किया होता है। क्रिस जो है अपने फादर को ब्लैकमेल करता है दैट ही वुड स्टे बैक टू टेक चार्ज ऑफ द फैमिली बिजनेस। क्रिस कहता है कि अगर आप मुझे इनसे शादी करने देंगे तो मैं आपके फैमिली बिजनेस का चार्ज लूंगा, अदरवाइज नहीं तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। The arrival of Anne's brother George gives rise to conflict between Chris and Keller. अब देखो यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा कि क्रिस और केलर का कितना अच्छा रिलेशनशिप होता है, दोनों एक फ्रेंड की तरह होते हैं, बहुत कुछ अच्छी बातें शेयर करते हैं। केलर जो है, जो केलर वो क्रिस के लिए एक आइडियल फादर होता है, और जो केलर है, जो केलर वो अपनी क्रिस से बहुत प्यार करता है, और वो चाहता है कि जो क्रिस है वो उसका फैमिली बिजनेस संभाले। तो अब जब जॉर्ज आता है, जॉर्ज डीवर जो कि एन का ब्रदर है, तो यहाँ पे हमें केलर और क्रिस का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। रिवेलिंग द ट्रूथ, जॉर्ज सेज दैट केलर इज द मेन कल्प्रिट द डैमेज सिलेंडर हेड्स। यहाँ पे जॉर्ज जो है वो अक्यूज कर रहा होता है जो केलर को कि डैमेज सिलेंडर हेड में यानी कि जो केस था डैमेज सिलेंडर हेड वाला, उसमें जो है जो केलर का हाथ होता है वो मेन कल्प्रिट है, और उसके फादर को फंसाया गया है। अब यहाँ पे क्रिस इस बात पे ऑब्जेक्ट करता है, ऑफ कोर्स उसके फादर जिसको वो एक आइडियल मानता है उन पे सवाल उठ रहा है। तो क्रिस इस बात पे ऑब्जेक्ट करता है कि जॉर्ज जो है वो उसके फादर पे, यानी कि जो केलर पे झूठा झूठा इल्जाम लगा रहा है, हैविंग डिव्ड हिज पार्टनर स्टीव डीवर। George says that the court had passed judgment without knowing the cunningness of Joe Keller। अब यहाँ पे जॉर्ज कहता है कि कोर्ट ने जो है एक जजमेंट पास कर दिया कि उसके फादर यानी स्टीव डीवर जो है वो कल्प्रिट है, और जो जो केलर है वो बच गया है अपने कनिंगनेस से। मतलब यहाँ पे इसका मेन मीनिंग कुछ और है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ ताकि आप स्टोरी खुद से इलेबोरेट कर पाओ। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि इसमें जो लिखा होता है मैं लाइन बाय लाइन उसका ही हिंदी बता रही हूँ, उससे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बता रही होती, कुछ अलग बता रही होती, क्योंकि ये रीड करके तो आप खुद भी समझ लोगे ना। हाँ, सो वेयर आई वाज, कनिंग ऑफ जो केलर। मतलब वो कहता है कि जो जज हैं वो जो केलर की कनिंगनेस को नहीं समझ पाए और मेरे फादर को जेल में डाल दिया, बट क्रिस जो है यहाँ पे अपने फादर को डिफेंड कर रहा होता है। ही नोज हिज फादर वेरी वेल। वो कहता है कि वो अपने फादर को बहुत अच्छे से जानता है, एंड दैट जो केलर इज नॉट गिल्टी ऑफ सप्लाइंग डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स टू द आर्मी। वो कहता है कि मेरे फादर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और वो उनका ये डिफेक्टिव सिलेंडर हेड को सप्लाई करने में कोई हाथ नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। क्रिस अगेन ब्लंटली डिनाइज जॉर्ज एक्यूजेशन ऑफ हिज फादर। मतलब वो डिनाई कर रहा होता है कि उसके फादर जो केलर को कुछ पता नहीं था इस बारे में। जब जॉर्ज पूछता है क्रिस के जब when George asks for Chris permission to talk to Keller, Chris asserts that his father has done nothing wrong and he knows what reply his father would give to his question। अब यहाँ पे जॉर्ज जब बोलता है कि अ, मुझे अब तुम्हारे फादर से बात करने दो, तो क्रिस यहाँ पे कहता है कि मेरे फादर ने कुछ भी गलत नहीं किया है, और वो अपने फादर का रिप्लाई अच्छे से जानता है। कमिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम जॉर्ज, क्रिस जो है वो इस बात का मतलब अपने फादर से क्वेश्चन करता है कि क्या आपका कोई हाथ है ये डैमेज सिलेंडर हेड को सप्लाई करने में। तो अब खुद को जस्टिफाई करते हुए जो केलर है वो कहता है कि फाइनेंशियल प्रेशर एंड हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज फैमिली कंपेल्ड हिम टू सप्लाई द डैमेज सिलेंडर पार्ट्स। अब ये सुनने के बाद जो क्रिस है उसे बहुत गुस्सा आता है, या कह सकते हो पहले तो उसे एक धक्का लगता है कि शॉक होता है वो। देन ही फील वेरी बैड। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन कोलैप्सेस। अब जैसे ही क्रिस जो अपने फादर पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, जॉर्ज से लड़ रहा है, वहां पे वो देखता है उसके फादर ये क्या बोल रहे हैं कि अपनी फैमिली के लिए, अपने बिजनेस को बचाने के लिए, अपनी फैक्ट्री को बचाने के लिए उन्होंने डैमेज सिलेंडर हेड्स जो है उसे सप्लाई कर दिया। तो यहाँ से फादर और सन का जो रिलेशन है वो कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों के प्रिंसिपल्स हैं वो क्लैश हो रहे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि
जो केलर है उसके लिए उसका फैमिली, उसकी फैक्ट्री, उसका खुद का इंटरेस्ट मैटर करता है सोसाइटी से पहले। और क्रिस के लिए इसका जस्ट अपोजिट है, वो सोसाइटी को अपनी फैमिली से आगे रखता है। Joe Keller believes that nothing is bigger in the world than one's family and nothing is more important than son's relationship with the father. Joe Keller का क्या मानना था? उसका मानना ये था कि इस दुनिया में एक फैमिली से ज्यादा कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके और उसके सन क्रिस से के रिलेशनशिप से बड़ा कुछ नहीं है। क्रिस हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ आइडियल्स। अब जहाँ पे उसका जो फादर जो केलर है वो कुछ इस तरह की थिंकिंग रखता है। यहाँ पे जो क्रिस है उसका कुछ और ही सोचना होता है, उसकी कुछ अलग ही आइडियोलॉजी होती है। In his view, there is a larger world outside his family, and one has a certain responsibility beyond one's family. In Chris' opinion, all the pilots killed in the war were also his sons. अब क्रिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था कि इस दुनिया में उसकी फैमिली से भी बड़ा जो है एक रोल है, उसकी फैमिली से भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सोसाइटी के तरफ है उसका। इन क्रिस ओपिनियन ऑल द पायलट्स, हाँ, और क्रिस का ये भी मानना था कि जितने भी पायलट्स वॉर में मारे गए हैं वो सब जो केलर के सन के जैसे थे। अब यहाँ पे डिफेंडिंग हिमसेल्फ ऑफ हिज एक्शंस, केलर कहता है दैट ये जो डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स था उसने सप्लाई किया खुद को बचाने के लिए बैंकरप्सी से, कि वो बैंकरप्ट ना हो जाए, इसलिए उसने वो सिलेंडर हेड्स जो डिफेक्टिव थे उससे सप्लाई कर दिया आर्मी को। ही डिड नॉट वांट टू बी आउट ऑफ हिज बिजनेस व्हिच हैड टेकन हिम 40 इयर्स टू बिल्ड। वो नहीं चाहता था कि वो बिजनेस तबाह हो जाए, खत्म हो जाए, जिसे वो 40 इयर्स से बिल्ड कर रहा है। ही वॉज ऑलरेडी 61। अब कहते हैं कि मैं जो हूँ वो 61 का हो चुका हूँ और यहाँ पे उस पोजीशन में नहीं हूँ कि जब मेरा बिजनेस कोलैप्स हो जाए तो मैं फिर से उस बिजनेस को खड़ा कर पाऊँ। तो मैंने अपने बिजनेस को बचाने के लिए, हमारी फैमिली के लिए, वो डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स को आर्मी को सप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट थीम है एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो यहाँ पे वही है कि जो केलर का जो पास्ट था, जहाँ पे उसने अपने पास्ट में कुछ एट्रोसियस एक्शंस लिए थे, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बुरा है। जो केलर मैन्युफैक्चरर ऑफ aircraft cylinder heads had been charged with the supplying of defective equipment that led to the death of 21 pilots. It was his decision to ship the faulty cylinder heads to the army, yet he denies his responsibility for his actions at the trial, and the blame shifts to Steve Deaver, his partner. While his partner is convicted, he is exonerated, thus re-establishing his business successfully and winning back the respect of his neighbors, despite suspicions that he is guilty. अब जो केलर क्या है, वो एयरक्राफ्ट सिलेंडर हेड का मैन्युफैक्चरर है और उसका एक पार्टनर भी है स्टीव डीवर। तो उसने वो क्या करता है, वो डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स जो है वो सप्लाई कर देता है आर्मीज को, जिसके वजह से 21 पायलट्स की डेथ हो जाती है। एंड इसका जो डिसीजन था कि वो फॉल्टी सिलेंडर हेड्स को जो है शिप करेगा आर्मी को, वो सिर्फ जो केलर का था। स्टीव डीवर ने सिर्फ जो केलर की बात मानी थी और उसने वो बात मानकर उन सिलेंडर हेड्स को सप्लाई कर दिया था। लेकिन जब ट्रायल का टाइम आता है तो जो केलर जो है वो डिनाई कर जाता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और सारा ब्लेम स्टीव डीवर पे चला जाता है। वाइल जो उसका पार्टनर है वो तो जेल में चला जाता है और ये खुद को बचा लेता है और अपने बिजनेस पे वापस जो है बढ़ाने लगता है। और यहाँ पे उसके नेबर्स जो है वो सस्पिशन होते हैं दैट कि जो केलर मेन कल्प्रिट है, बट वो अब क्लियर तो हुआ नहीं है तो कोई सामने से ऐसा बोल नहीं पाता। Apparently accept him back in their social life, but relief at his acquittal lasts only for 3 years. अब वो ये सब कुछ होने के बाद वो 3 years के लिए काफी निश्चिंत हो जाता है, अपना सोशल लाइफ में वापस चला जाता है, आराम से लाइफ जी रहा होता है। बट ये सारी चीजें जो है सिर्फ 3 years के लिए ही होती है और उसके बाद ये प्ले जब हमारा स्टार्ट होता है जहाँ पे एन आती है जो कि स्टीव डिवर की डॉटर होती है, वो केलर्स के घर आती है। क्यों आती है? क्रिस केलर से शादी के लिए। केट रिफ्यूजेस टू अलाउ, अब यहाँ पे केट जो है रिफ्यूज कर रही होती है
कि वो क्रिस और एन की शादी नहीं होने देगी, उस मैरिज से एग्री नहीं होती है. She has accepted the death of her son Larry, with whom Anne was engaged. Acceptance of her son's death would also mean linking Larry's death with her husband's guilt. Keller is nervous and frightened once he gets to know that George, who is a lawyer, was on his way to the Keller household after visiting his father Steve Deaver in jail. अब केलर यहाँ पे नर्वस हो जाता है जब, और उसे डर भी लग रहा होता है कि जॉर्ज यानी जो स्टीव डिवर का सन है, अब वो लॉयर बन चुका है और वो अब केलर्स के घर आने वाला है, और उससे पहले वो अपने फादर स्टीव डिवर से मिला है. अब जॉर्ज का अराइवल होते ही केलर्स के घर में यहाँ पे मैटर और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. As he comes to the Kellers to know the truth of the defective cylinder case. अब वो जो केलर से डिफेक्टिव सिलेंडर हेड केस का सच जानने के लिए आया होता है, उसके बारे में जानने के लिए आया होता है, और इस चीज से जो केलर है वो काफी वरिड हो जाता है. आफ्टर विजिटिंग हिज फादर इन जेल, जॉर्ज नाउ बिलीव्स दैट जो केलर इज इक्वली रिस्पांसिबल फॉर द डेथ ऑफ द पायलट. अब देखो, जॉर्ज है वो पहले अपने फादर स्टीव डीवर से मिलता है, उसके बाद जो केलर के घर आता है. तो यहाँ पे जो जॉर्ज है, तो जॉर्ज का ये बिलीव होता है दैट कि जो केलर जो है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है पायलट्स की डेथ के लिए. ही वांट्स एन टू, वो चाहता था, जॉर्ज क्या चाहता था कि एन जो है वो ये इंगेजमेंट को तोड़ दे, मतलब जो क्रिस के साथ उसकी शादी होने वाली थी वो ना करे और उसके साथ न्यूयॉर्क वापस चले. Justifying his acts, Keller explains that one works for 40 years and in one moment, with one failed shipment, the contracts get cancelled and one loses everything. Then he had thought that that army would check the engine heads before bringing them into use, and he would send him their reports. He would then warn them. But it was too late and disasters had already taken place. Chris is flabbergasted that his father knowingly put the lives of pilots at stake. But his father says that he had done for Chris, for his family and his business. अब केलर जो है खुद को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि ये बिजनेस को सेटअप करने में उसको 40 साल लग गए, और अगर वो एक शिपमेंट नहीं कर पाता तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता था, और जिससे कि वो सब कुछ लूज कर जाता, उसका बहुत बड़ा लॉस होता. और उसने ये जो केलर फिर कहता है, जो केलर कि उसने ये भी सोचा था कि आर्मी जो है वो इंजन चेक कर लेगी उसको यूज में लाने से पहले, एंड ही वुड सेंड हिम देयर रिपोर्ट्स, और फिर वो उन्हें वार्न भी कर पाता. बट उससे पहले बहुत लेट हो चुका था, डिजास्टर ऑलरेडी हो चुका था, 21 पायलट्स की जान ऑलरेडी जा चुकी थी. अब ये सुनकर क्रिस को तो बहुत गुस्सा आता है कि उसके फादर ने जानते हुए जानबूझकर पायलट का जो जान है, पायलट्स का, वो स्टेक पे रखा, उसे दाव पे रखा. और उसके फादर यहाँ पे और कहते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ जो है वो क्रिस के लिए, अपनी फैमिली के लिए और इस बिजनेस के लिए किया. Keller had acted within the profit orientation of capitalism. Wartime profiteering and the pursuit of business profit beyond humanity was part of American capitalist system. अब देखो, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि केलर जो है वो अमेरिकन ड्रीम को फोकस करता है, उसको मानता है, उस पर बिलीव करता है. तो यहाँ पे भी जो अमेरिकन कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है फॉलो कर रहा है, जहाँ पे वो प्रॉफिट का सोच रहा होता है और किसी चीज का नहीं सोच रहा होता. ह्यूमैनिटी से पहले वो अपनी प्रॉफिट का सोचता है, अपने खुद के इंटरेस्ट का सोचता है. And Keller was one of the thousands of men caught up in the existing situation, making a choice according to his own value. Keller works for the interest of the family, otherwise he would have lost his business and his family would have landed in poverty. Keller कहता है यहाँ पे कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि वो बिजनेस में उसका कुछ बड़ा बुरा ना हो, उसका बिजनेस खत्म ना हो, कोलैप्स ना हो जाए, और उसकी फैमिली को पोवर्टी में ना जीना पड़े. और उसने वही किया जो उसे सही लगा. क्रिस यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा असेम्ड फील होता है कि उसके फादर ने ये क्या सोचा, क्या किया, ये कैसा क्राइम कर लिया. इग्नोरिंग द लार्जर सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, जो उसके फादर जो है उन्होंने ये कल्चरल वैल्यूज और ये सब सोशल वैल्यूज उन सबको छोड़ के ये प्रॉफिट के बारे में सोचा, खुद के बारे में सोचा, खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोचा. लैरीज लेटर देयर इज अ रिवेल्ड बाय एन. जब एन ने लैरी का लेटर दिखाया, आफ्टर शी फियर्स, अब उसने एन ने क्यों ये लेटर दिखाया, क्योंकि वो
देख रही थी कि क्रिस और उसका जो रिलेशनशिप है वो खतरे में है। तो वो लैरी का जो है लेटर दिखाती है सबको, जहाँ पे हमें पता चलता है कि लैरी जो है वो उसने सुसाइड कमिट किया था। और उसका इंटेंशन क्या था, उसने क्यों ऐसा किया, मतलब उसने इंटेंशनली सुसाइड कमिट किया। और वो सुसाइड उसने अपने फादर के क्राइम की वजह से किया, क्योंकि उसे एक न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला था कि उसके फादर ने डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स जो है वो आर्मीज को शिफ्ट कर दिए थे, जानते हुए कि वो जो सिलेंडर हेड्स है वो डैमेज्ड है। इस बात से लैरी को बहुत बुरा लगता है और वो सुसाइड कमिट कर लेता है। Stunned by the consequences of his action that have led to his son Larry to commit suicide। अब ये जानने के बाद जो केलर है उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके जो सन है लैरी, उसने उसके बुरे बुरे एक्शंस की वजह से, एट्रोसियस एक्शन की वजह से सुसाइड किया है, अपनी लाइफ को खत्म कर दिया है। अब केलर्स डिसीजन टू कमिट सुसाइड एट द एंड ऑफ द प्ले कम्स एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू हिज रियलाइजेशन दैट, अब केलर जो है यहाँ पे वो सोचता है कि हाँ, वो जो पायलट्स थे 21 पायलट्स, वो भी उनके सन के जैसे थे। और फिर लास्ट में उसे इतना ज्यादा गिल्ट फील होता है कि वो सुसाइड कमिट कर लेता है, जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट एक्ट में देखा था कि कैलर जो है रूम में जाता है और खुद को गन से शूट कर लेता है। तो यहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि जो पायलट मारे गए थे वो उसके सन की तरह थे। ऑल ऑफ देम वर हिज सन। और इस गिल्ट के साथ वो खुद को मार देता है, वो सुसाइड कमिट कर लेता है। So besties, now this is the end of this session and I hope this session is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment and subscribe this channel, and yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will get updated with the notices of IGNOU. Now we will meet in our next session. Until then, take care, goodbye and keep learning.